स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग डेरिवेशन की थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। दो डेरिवेशन हो चुके थे, दो पार्ट हो चुके थे, जिसमें हम लोगों ने किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी डेरिवेशन हैं प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले पार्ट में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का और सेकंड पार्ट में हमको क्या मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे डेरिवेशन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आज की तीसरी वीडियो है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेट का पूरा कहानी जो है वो हम लोग आज की क्लास में खत्म कर देंगे। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो अब तक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अपने दोस्तों को चाहते हैं भेजना तो भेज सकते हैं। हमारी तरफ से तो वेल एंड गुड है, अगर आप भेज दें अच्छा लगेगा, हमें भी प्यार मिलेगा आप लोगों का। और इसके बाद अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के बीच में हम लोग कोई भी अपने चैनल को लेकर के पब्लिसिटी नहीं करेंगे, जितनी भी करनी थी हमने कर ली है। ठीक है, चलो कॉपी पेन निकाल लो बेटा, स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रूविंग। तो देखो पहली प्रूविंग यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है ना। कैसे कैसे होगी ये देख लेते हैं। तो पहली जो प्रूविंग आती है इसकी, वो आती है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर, सेंटर पे, ऑफ अ प्लेन सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, है ना। पूरा समझ लो मैग्नेट में जो भी डेरिवेशन का टॉपिक है। तुम लोगों की आदत क्या होती है बेटा, प्रूविंग खोली, रटना चालू कर दिया, एक दिन पहले रटोगे, वहां पे जाकर के वॉमिटिंग कर दोगे, और अगर थोड़ा सा भी उन्होंने इधर उधर कर दिए वर्ड तो मैग्नेट में धोखा हो जाता है। इसलिए मैग्नेट की प्रूविंग को थोड़ा सा उसका जो सब्जेक्ट है उसको लिखने में थोड़ा टाइम लगाया करो, और दिमाग में बैठा लिया करो कि ये वाला टॉपिक है तो ये वाली प्रूविंग करनी है। क्लियर है इतना। अब देखो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालनी बेटा, सेंटर पे निकालनी है। किसकी वजह से निकालनी है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से निकालनी है। तो एक हमारा क्या है यहां पर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, डायग्राम समझ में आ ही रहा होगा। तो देखो डायग्राम जब समझ में आ रहा है तो यहां पर ये इसका सेंटर हो ही चुका है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं किसी को। तो जब ये सेंटर हो चुका है तो यहाँ पे देखो हमने डीएल लेंथ ले ली। डीएल लेंथ लेने से हमें पता चल गया कि ये यहाँ पे इससे होगा। अब हमें किसकी एप्लीकेशन से करना था बच्चे, हमें करना था बायो सेवर्ट की। तो बायो सेवर्ट का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। बायो सेवर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डीएल और इसके बीच में आर के बीच में, आर तो इधर जा रहा है और डीएल जो है वो हमारा क्या है, लेंथ वेक्टर है। तो इनके बीच जो एंगल है वो हमारा कितना बन गया, थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब बेटा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है, ठीक, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो यहाँ पे देखो रेड पेन से दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आई डी एल हो गया, तो डी बी की वैल्यू आ गई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कि जब ये 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है ना, 90 डिग्री ये हो चुका है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो डी बी इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी पड़ेगी, तुम्हें लिमिट किसकी लेनी है, जिसके आगे डी लगा होता है उसी की लिमिट लेनी होती है। इतना तो तुम्हें मैथमेटिक्स में पता ही होगा। जो चीज़ इंटीग्रेशन में, मान लिया कोई भी इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, ठीक है, इंटीग्रेशन का कोई भी साइन है, तो जिसके आगे डी लगा है, जैसे डी एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट किसकी लेते हैं, एक्स की लेते हैं। लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है। अब बेटा जब लोअर लिमिट की हम बात करेंगे तो जीरो से लेकर के पूरा चक्कर काटा है ना इसने, तो पूरा चक्कर जब काटा है तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 0 to 2 पाई आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इस लाइन तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा, तो वहां से टेलीग्राम चैनल से आप प्रूविंग का जो है डेरिवेशन पूरा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है, चेक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि गलती होने की पॉसिबिलिटी, अगर उसके बाद भी होती है तो सॉरी, और बता दीजिएगा तो हम अगले सही कर लेंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम है गलती होने के। ठीक है, अब देखो ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, और ये हमारा बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएल। जो जो चीजें कांस्टेंट थी वो बाहर निकाल ली, अंदर क्या बचा, वेरिएबल बचा ना, तो ये हो गया कितना, डीएल। अब यहाँ पे डीएल का इंटीग्रेशन देखो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एल, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई आर तक। तो अब ये पेज समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना।
अगले में देखो जब इसी को हमने डीएल की लिमिट रखी और अपर लिमिट पुट की तो ये कितना हो गया 2πr हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर कितना आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई बाई आर ब्रैकेट में 2π। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको देखो इसके पहले बनाई गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वीडियो, उसमें 20 मिनट में 25 मिनट में आपको सारे फॉर्मूले कवर हो गए। ठीक है, हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जहां जहां गलती होने की पॉसिबिलिटी है बच्चों से वो हम लोग कवर करते चल रहे हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है ये किस पे चल रही है, डेरिवेशन पे चल रही है। अगली एक आएगी वो कहाँ पे चलेगी, वो न्यूमेरिकल पे चलेगी। तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। तो एक जो प्रूविंग हुई वो अभी किसकी हुई है, सर्कुलर सेंटर पे हुई है, सर्कुलर लूप की हुई है, कहां पर, सेंटर पर। और वहां पे हमें सेंटर पे क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। क्लियर है इतना। अब आती है किसकी बारी, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई, यही तो होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसी के एप्लीकेशन है, जो प्रूविंग इंपॉर्टेंट है वही कराई जा रही है। तो देखो अब पहली प्रूविंग कौन सी है, पहली प्रूविंग है बच्चे टू फाइंड, लिखा हुआ है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, हमें क्या करना है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने क्या किया, हमने उसके डायग्राम बना लिया। तो देखो डायग्राम में तुम्हें इतना क्लियर दिखाई दे रहा है, डायग्राम में कोई भी दिक्कत तो नहीं है। डायग्राम में तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थी। ठीक है, इसको और जूम कर देते हैं ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो बेटा। तो देखो ये डायग्राम है ना। डायग्राम में तुम्हें ये पता था कि ये जो है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एक दी हुई थी हमें। ठीक, ये जो वायर थी ये क्या था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर थी। ये इसका क्या हुआ, सेंटर हुआ। हमें पी पॉइंट पे निकालना था, तो हमने पी पे क्या किया, एक लूप बन गया हमारा। ठीक है, जहां पे हम करंट देखेंगे, हमने इसकी लेंथ, स्मॉल लेंथ थी, उसको क्या मान लिया, डीएल मान लिया। अब यहाँ पे ये तुम बताओ करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, तो मेरा चेहरा देखना, करंट कैरिंग वायर में हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर को स्टिक कर लेते हैं, और जो हमारी कर्व फिंगर होती हैं वो क्या बताती हैं, वो बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। फिर से सुन लो, जो राइट हैंड है, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, तो हमने क्या किया, इसको अपने राइट हैंड में होल्ड किया, और ये जो थंब होगा ये बताएगा किसको, करंट की डायरेक्शन को। उस समय जो ये फिंगर जाएंगी ये इस तरफ इधर जा रही है अंदर, और इधर से किधर आएंगी, बाहर आएंगी। हाथ दिख रहा है बेटा सबको। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहां पर आई की वैल्यू ये हो गई, और बी तुम्हारा जो है ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अब बी की डायरेक्शन समझ में आ गई, डीएल समझ में आ गया, पी पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है इतना। ठीक, कैसे होगी देखते हैं। तो देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, क्या लिखा हुआ है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको। देखो ये मत सोचो कि स्टूडियो नहीं है या वो नहीं है, स्टूडियो की टेंशन मत लो, क्योंकि प्रूविंग है, जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए, ये बोर्ड का समय है तो जितना जल्दी से जल्दी हो पाए वो करा देंगे। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई। अब देखो ए डॉट बी के बीच एंगल कितना होता है, बी डी एल कॉस थीटा होता है ना बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब बी बाहर निकाल लिया, ये बचा डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। डी एल की वैल्यू जो होगी, क्लोज इंटीग्रेशन डी एल जो होगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2πr आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 2π आई बाई आर। बताओ कहीं कोई डाउट है। देखो हमने बहुत वो थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, लेट अस कंसीडर और ये सब, क्योंकि ये सब तो तुम एक बार लिखना सीख जाओगे तो वहाँ पे अपने आप लिख सकते हो, 12th में हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक एक चीज़ उंगली पकड़ के सिखाई जाए। जितने भी मैथमेटिकल चीज़ें हैं वो मेरे नोट्स में लिखी गई हैं। ये ना सोचना कि यहाँ पे हम लेटेस्ट कंसीडर भी लिखाएंगे, ये पहले
डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हें थ्योरी नहीं मिलेगी कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज ये, अ पॉइंट करंट कैरिंग कंडक्टर ये सब नहीं लिखा है। ये तुम लिख सकते हो, नहीं तो मैं बता दूंगा। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो, तो ये वाली प्रूविंग समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब ये देखो, ये प्रूविंग आती है सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड वाली जो प्रूविंग है बेटा वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, ठीक है, वो केवल आईएससी बोर्ड में है। तो आईएससी बोर्ड वाले बच्चे देख लो, तो आईएससी बोर्ड में है तो यहाँ पे देखो क्या है, एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड दिख रहा है, डायग्राम फिर से दिखा देते हैं तुमको। ये तुम्हारा ये एक सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझो इसको क्या है, ये हमारा क्या है, ये सोलेनॉइड है, ये यहाँ पे ऐसे ये बना हुआ है ऐसे, ठीक। हमने सोलेनॉइड में क्या कर लिया, एक लेंथ मान ली बी ए, और इसको हमने बोल दिया ये क्या है, डीएल है। तो ये हो गया बी ए डी सी मान लिया। हर जगह हमने क्या किया, स्मॉल लेंथ मान ली, ये डीएल हो गया, यहाँ पे ये डीएल हो गया, यहाँ पे ये डीएल हो गया। करंट की डायरेक्शन हमने दिखा दी, तो ये करंट हमारा यहाँ से आ रहा है, तो आई करंट ये आ गया, और ऊपर की तरफ यहाँ पे आई करंट फ्लो कर जाएगा, और ये इधर कर जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, ए बी की लेंथ हमने मान ली कितनी है, स्मॉल एल है। ए बी की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है। हमें पता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ में होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही तो होता है। इसका मतलब क्या है कि 4 लेंथ वेक्टर यहाँ पे हमको दिख रहे थे, क्योंकि हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगुलर शेप मान लिया था। अब तुम ध्यान दो अगर, तो यहाँ पे बी ए हुआ, ये ए डी हुआ, ये डी सी हुआ, और यहाँ पे ये सी बी हो गया। तो ये जो बी डॉट डी एल है, ये देखा जाए तो 4 हिस्सों में डिवाइड है ना, 4 हिस्सों में डिवाइड है। तो उसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखो यहाँ पे बी डॉट डी एल जो था हमारा, हमने इसको अगर हम बाई पार्ट करते हैं तो देखो बी डॉट डी एल जो है ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो ए बी वाला है, ठीक है, ए बी वाला है, फिर ये बी सी है, फिर सी डी है, फिर डी ए है। तो ए बी वाले में देखो बी डॉट डी एल, यहाँ पे थीटा जो था वो हमारा 0 हो रहा है। इस वाले में बी डॉट डी एल में जो ये रेक्टेंगुलर फेस आ रहे हैं बी सी, और इधर करोगे तो ये डी ए है ना। ऐसे समझो कि भाई ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हो गया वर्टिकल, फिर ये हॉरिजॉन्टल आया, फिर ये ऐसे आया। तो यहाँ पे ये हो गया ए बी सी डी, ठीक। तो ये जो ए बी है यहाँ पे तो 0 डिग्री होगा थीटा, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे तो थीटा कितना होने वाला है, 90 होने वाला है। यहाँ पर भी थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये दोनों में तो 90 हो गया। तो यहाँ पे बी सी और डी ए ये 0 हुए, क्यों हुए, ये चीज समझ में आई, क्योंकि इनका जो आउटपुट आया वो कितना आ गया, वो आ गया 0। अब क्या बचा, अब बचा बी डी एल। तो अब जो बी डॉट डी एल है, यहाँ पे देखो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, वो तो 0 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये तुम्हारा बी आउटसाइड की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है। तो जब ये बी आउटसाइड आ गया तो अब तुम अगले पेज पे देखना, अगले पेज पे क्या बचा, केवल ए बी ही तो बचा। ये बात समझ में आ रही है भाई। ए बी बी सी सी डी डी ए 4 थे हमारे पास, 2 क्यों 0 हुए, क्योंकि 2 में थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तीसरा वाला क्यों 0 हुआ, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही कितनी थी, 0 थी। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो उसके बाद, अब बी डॉट डी एल लिया तो बी डी एल कॉस थीटा इतना हो गया, और तुम्हें पता है थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 डिग्री है। तो ये तुम्हारा आ गया बी, और ये हो गया डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट एन बाई एल, ठीक है। एन बाई एल को हम लोग क्या बोल देंगे, इतना बोल देंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख लो चाहे, बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब ये जो तुम बी निकालोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो बहुत सही। तो ये अभी हम लोगों की इतनी प्रूविंग हो गई। अभी तक हमने कौन कौन सी प्रूविंग की है, मैग्नेटिक फील्ड की 3 प्रूविंग हुई है। कौन कौन सी, एक हुई थी सर्कुलर सेंटर पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे हुई थी, एक इनफाइनाइट के लिए हुई थी, और तीसरी किसके लिए हुई है, सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड वाली जो है वो सीबीएसई में नहीं, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले
थोड़ी देर चिल मार के आ जाओ, पानी वानी पियो, आराम करो थोड़ी देर। अब आती है ये पाथ वाली भी जो है वो सीबीएसई में नहीं है, तो सीबीएसई वाले आराम कर सकते हो थोड़ी देर, तब तक ये पुराना देख लो। अब बात आती है पाथ की। तो पाथ क्या है? ऑफ अ चार्ज मूविंग पार्टिकल, अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं, ठीक। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब तुम रखोगे तो देखो क्या होगा, ये तुम्हारा पता है तुम्हें कि अगर कोई भी बॉडी है ना प्रोजेक्टेड करते हैं तो वो अगर घूम रही है सर्कुलर पाथ में, तो जाहिर सी बात है सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी ताकत आई होगी जो सेंटर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। तो वो कैसा फोर्स होता था? सेंट्रीपिटल होता था, और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता था? mv²/r। ठीक है। पाथ जो होता है यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। पाथ वाला तुम देख भी लो। पाथ वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लो, डायग्राम से समझा देते हैं तुम्हें। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये क्रॉस दिया हुआ है, ठीक, ये क्रॉस, और मैग्नेटिक में तुम्हें ये फॉर्मूला पता है। कौन सा पता है बेटा? F=QVB साइन थीटा है, ठीक। ये फॉर्मूला पता है। थीटा 90 अगर हो जाएगा तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? QVB हो जाएगी, ठीक। कब? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? अब देखो क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से आया, ठीक। ये जो चार्ज पार्टिकल था वो यहाँ से आया v वेलोसिटी से। जब ये v वेलोसिटी से आया तो तुम्हें यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल नंबर 2 पता होना चाहिए कि फोर्स कैसे लगेगा। तो देखो ये होता है क्या, ये चारों फिंगर बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक। ये जो थंब होता है ये बताता है मोशन को, और उस समय जहां पाम जाता है वो हमारी डायरेक्शन किसकी होती है? वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम स्क्रीन दिख रही है तुमको, तो हमने ये अपना जो हाथ है, ये चारों फिंगर हैं, ये हमने क्या किया? स्क्रीन की तरफ हो गई। वी देखो किधर है? राइट साइड है ना, तो हमारा हाथ ऐसे जाकर के अपने आप क्या होगा? ऐसे घूम जाएगा। क्लियर है? अब बताओ पाम किधर आया? ऊपर की तरफ आया ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये जो जैसे v वेलोसिटी अगर इधर दिखा देते तो यहाँ पे जो फोर्स लगता ये किधर की तरफ लगता? ऊपर की तरफ लगता। ऐसे ही मान लो यहाँ पे आने के बाद अब v वेलोसिटी यहाँ पर है, ठीक है। v वेलोसिटी जो है वो अब यहाँ पर है। अब बताओ, देखो ये चारों फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड हो तो चेंज हो नहीं रही है, ये थंब जो है ये ऊपर जा रहा है, तो पाम देखो किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड आ रहा है ना बच्चे। तो यहाँ पर जो पाम आएगा वो किधर आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये हमारा फोर्स ऐसे हो जाएगा, और फिर जब इधर जाएगा तब भी फोर्स ऐसे, मतलब सेंटर की तरफ होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किसके? बी के, तो जो पाथ होता है वो कैसा पाथ होता है? वो सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। v परपेंडिकुलर टू बी अगर होगी तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। इस बात का ध्यान रखना है हमको। समझ में आ रहा है? चलो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो v परपेंडिकुलर टू बी हो गया और पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया। अब इसकी प्रूविंग देख लेते थे कैसी है। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या हो गई? mv/qb हो गई, और ये इसको यहाँ पे कर दिया। तो प्रूविंग तो आईएससी में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल क्या है, इसका तरीका पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होगी और पाथ कैसे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 केस बनते हैं, तीनों केस बता देते हैं हम तुम्हें। अगर यहाँ पर इफ, लिख लो बेटा ये कॉपी में, थ्योरी क्लास होगी तो उसमें बताया जाएगा। इफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी है तो पाथ जो होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी पैरेलल टू बी है तो पाथ में कोई भी चेंज नहीं आता है, या तो लीनियर ही बोल देते हैं, पाथ जो होता है वो लीनियर निकल जाता है। लेकिन वेलोसिटी अगर इंक्लाइन है, वेलोसिटी इज इंक्लाइन टू बी, अगर जो वेलोसिटी है वो क्या है? इंक्लाइन टू बी है, तो उस समय जो पाथ होता है वो हमारा क्या होता है? हेलिकल हो जाता है। इससे 1 मार्क्स का कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलेगा, वो चाहे आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो। क्लियर है इतना? एक एक चीज समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? हाँ, तो कोई डाउट नहीं है तो बस फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट खत्म हो गया इसका। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आ जाता है यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv²।
और R की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, mv/qb होती है। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/qb/m आ जाएगी। यहाँ से बच्चे हम काइनेटिक एनर्जी पुट कर लेंगे। तो V की वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक m से एक m कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 1/2 R स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन m आ गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब अगले पे आते हैं। अब देखो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो चुका है, अब इसमें टॉर्क आता है। पूरे मैग्नेट में प्रूविंग कम ही है, तो एक ही वीडियो में खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको ये ना समझना कि जो है सर इसमें ये है उसमें वो है, इसकी टेंशन में ना लो। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आती हैं मैग्नेट में, एक बार खत्म कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। बेटा एक श्लोक याद कर लो संस्कृत में, अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो ये तुम्हारा होता है GLPA। ठीक है, G फॉर गैल्वेनोमीटर, A फॉर एमीटर, L फॉर हो गया लो रेजिस्टेंस। किस में रखना होगा, पैरेलल में रखना होगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, जब लो रेजिस्टेंस को किस में रखा जाए, पैरेलल में रखा जाए, तो वो हमारा किस में चेंज होता है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में चेंज होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही ना बच्चे। अब करा तो कैसे करा भाई, डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम से समझाते हैं तुमको। तो ये मान लो यहाँ पे GLPA देखो लिखा भी हुआ है नोट्स में, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है ना, याद रखना GLPA क्या मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक शंट जो है S, उसको किस में रख दिया, पैरेलल में रख दिया। अब देखो क्या है, ये तुम्हारा S है और ये क्या है, G है। I करंट आ रही है टोटल, IG करंट यहां तक नहीं, IG करंट यहां पे गई। तो बताओ यहां पे कितनी करंट जाएगी, यहां पे चली जाएगी I माइनस IG। ये बात समझ में आ रही है। अब तुम्हें पता है कि अगर पैरेलल में है बेटा, तो V अक्रॉस G इक्वल टू क्या होगा, V अक्रॉस S होगा ही होगा। इतना तो पता चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब इतना है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। अब V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। तो ये हो जाएगा IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या था, G था, और VS क्या था, I माइनस IG इंटू S। तो यहां से जब हम S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा IG अपॉन I माइनस IG इंटू G आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना बेटा। तो ये शंट कितने का शंट लगेगा, ये क्वेश्चन आता है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लो होगी, मतलब कम आती है, इतना ध्यान रखना। ठीक, अगर पूछा जाए कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का, तो गैल्वेनोमीटर का जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1/S प्लस 1/G। क्यों, क्योंकि वो पैरेलल में है, और पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है इतना, ठीक, समझ में आ गया। तो 1/R1 प्लस 1/R2 से ये हमारा आंसर बन जाएगा। पूरी प्रूविंग समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, प्रूविंग भी इंपॉर्टेंट। प्रूविंग तो इतनी नहीं है, लेकिन हाँ 1 नंबर का वो आता है कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक, चलो अगले पे आते हैं। अगला इसी का भाई है कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कैसे चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे श्लोक कौन सा याद करोगे, GHSV। G फॉर क्या, गैल्वेनोमीटर, V फॉर वोल्टमीटर। हाई रेजिस्टेंस अब की बार बच्चे किस में लगा होगा, सीरीज में लगा होगा। ठीक है, तो GLPA GHSV ये याद रखना है हमको। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस की हुई है तो डायग्राम बनाने में तो दिक्कत है नहीं भाई, गैल्वेनोमीटर और ये हमने हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखो क्या है कि पूरा जो वोल्टेज है वो तो V है, IG करंट सीरीज में है, तो बेटा IG इसमें भी जाएगी, IG इसमें भी जाएगी। तो हमारा देखो V का फॉर्मूला क्या होगा, G ही तो जा रही थी, और G प्लस R, ये हमने R लिख दिया।
तो अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी होगी तो ये कितना आ जाएगा, V अपॉन आई जी इक्वल टू जी प्लस आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। ठीक, यहां से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आर एच की वैल्यू आ गई। समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फिर अगले पे आते हैं। अब इसके बाद जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं बस वही वही लिखी हुई है, जिसपे क्वेश्चन बनने की उम्मीद 0% भी होगी, 1% भी होगी, वो भी बता दे रहे हैं, है ना, बोर्ड का मामला है। फिर एक लास्ट में बनाएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी प्रूफ डेरिवेशन, ठीक है ना। अब देखो रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेटिव परमिबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी। ये कौन से चैप्टर का है, मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब जितना भी मैग्नेट है सबको एक ही पारी में धुआंधार उड़ा दिया है, फॉलो ऑन भी नहीं दे रहे हैं हम तुम्हें। ठीक, समझ रहे हो कितना हम लोग बॉक्सिंग डे टेस्ट वाले मैच की तरीके चल रहे हैं, उड़ा के रख देंगे सबको। तो यहाँ पे देखो B का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट H प्लस आई। ठीक, तो यहाँ पे ये तुम्हारा H लिखा हुआ है, इसको कंफ्यूज मत होना, ये H लिखा हुआ है। म्यू नॉट H प्लस आई होता है, म्यू नॉट H कॉमन ले लिया बेटा, तो ये आ गया 1 प्लस आई बाई एच। और यहां से हमने क्या किया, H को नीचे भेजा, तो ये हो गया B बाई एच इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला बच्चे होता है I बाई एच। तो यहां से ससेप्टेबिलिटी आ गई। अब B बाई एच को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं म्यू। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट 1 प्लस ची एम या काई एम, अलग अलग नाम होते हैं, ससेप्टेबिलिटी होते हैं। 12th क्लास में हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो होता है यूपी बोर्ड का, वो तो जल्दी बोलता भी नहीं है, तो काई से बोल देता है। तो इसलिए इसको कुछ भी बोल दो, काई एम बोल दो, ची एम बोल दो, ससेप्टेबिलिटी बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो यहाँ से काई हो गया। फिर ये आ गया म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस काई एम। म्यू बाई म्यू नॉट बच्चे जो होता है वो क्या होता है, म्यू आर होता है। तो म्यू आर की वैल्यू आ गई काई एम प्लस 1। ठीक, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब हमारे पास देखो मैग्नेटिक में जितना भी था, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था, फिर ये टॉर्क वाला चैप्टर था, फिर इसके बाद मैग्नेटिक सब्सटेंस थे, तो इसकी प्रूविंग जितनी थी वो सारी एक में कवर कर दी गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI की और AC की, अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर।